हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। गाइस, अगले महीने से अनिमे मूवीज, वेब सीरीज और चीनी डोंगा जैसे सोल लैंड, मार्शल वर्ल्ड, बैटल थ्रू द हेवन, परफेक्ट वर्ल्ड जैसी स्टोरीज को वीडियो फुटेज के साथ अपलोड होने वाली है इसी चैनल पर। रोज बस पर एक नई शुरुआत हो रही, तो फ्रेंड्स हमें जरूर सपोर्ट करें। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट ए स्टार्ट। ओजा एकदम हैरान थी। उसने पहली बार किसी को इतना जिद्दी और बेहिचक देखा था। आर्यन वाकई अजीब था। कुछ लड़कियां होती हैं जो ऐसे लड़कों की बातों से चिढ़ जाती हैं, ओजा भी वैसी ही थी। हालांकि इस बार कुछ अलग था। आर्यन ने जो कहा, जिस लड़की पर मेरी नज़र पड़ जाए, चाहे वो नरक की राक्षसी हो या स्वर्ग की रानी, वो मेरी होगी। ये बात ओजा के मन को अंदर तक झकझोर गई थी। वो वहीं जैसे जम सी गई थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, तुम ही तो कह रही थी ना कि स्वॉर्ड सेंस तकनीक को पूरा करना है, अपने पिताजी से भी आगे निकलना है तलवार की राह में, और उनका बदला लेना है। उसने ओजा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जो किसी और से नहीं मिलेगा वो मैं दूंगा। इस दुनिया में जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। ये बस शब्द नहीं थे, ये एक हुक्म था, एक जुनून और थोड़ा पागलपन भी। उसने ठान लिया था कि ओजा के दिल की दीवारें तोड़कर ही दम लेगा। कुछ लड़कियों को जिंदगी का रास्ता दिखाना पड़ता है, आर्यन का यही मानना था। ओजा अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार उठाए और फिर से पूरी ताकत से आर्यन पर झपट पड़ी। ससाला, ये तो एक नंबर की जिद्दी है, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। अब तक के 2 हमलों से कुछ नहीं बदला था। ओजा कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो तलवार ऊर्जा से भरी हुई एक चट्टान जैसी मजबूत लड़की थी। उसे हराने के लिए कोई आम तरीका काम नहीं आने वाला था। आर्यन की उंगली पर टहनी में एक चमक उभरी। उसने मन ही मन कहा, भूतिया चाल। अगले ही पल, जैसे हवा में कोई धमाका हुआ हो, आर्यन गायब हो गया। ओजा ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आर्यन ने टहनी फेंकी, उसके दोनों हाथ सिर पर रखे और उसे चूम लिया। ओह! ओजा की आंखें फटी रह गईं। वो पूरी तरह हैरान थी, उसके होंठ बंद थे, जैसे उसने खुद को रोके रखा हो। पर तभी आर्यन का एक हाथ ढीला पड़ा और सीधा ओजा के सीने की ओर गया। ओजा के मुंह से हल्की चीख निकली और उसी वक्त आर्यन की जीभ उसके होठों में दाखिल हो गई। ये एक जबरदस्ती, दबाव से भरा हुआ चुंबन था, जैसे किसी राजा ने अपना हक जबरन थोप दिया हो। ओजा ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। चंद पल में उसका शरीर एकदम सुन्न हो गया, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। आर्यन का ये तरीका, उसका अंदाज, सब कुछ ओजा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसे किसी पल से गुजरेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था और शायद कुछ बदल भी रहा था। मैदान में मौजूद सारे शैडोब्लेड हॉल के शिष्य ये सब देख रहे थे। हे भगवान, ये तो पागलपन है। ऐसा दृश्य तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब आर्यन मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है। थोड़ा, मैं तो अभी से उसका पुजारी बन गया हूँ। सबको ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद ही ओजा को चूमा लिया हो। सबकी आंखों में चमक थी, चेहरों पर जोश। उनके लिए अब यही एक तरीका था किसी लड़की को जीतने का। लेकिन इस बीच एक चेहरा था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और सीने में खून खौल रहा था। तलवेश, उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। ओजा को लेकर जो वादा उसने खुद से किया था, वो आर्यन ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। उसने देखा कि ओजा को कैसे चूमा गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। एक गुस्से भरी दहाड़ निकली उसके मुंह से। ओजा को जैसे होश आ गया हो। उसने आंखें खोली और देखा, सामने आर्यन खड़ा था। उसने गुस्से में दांत भींचकर आर्यन के होंठ काट लिए। आर्यन की चीख तलवेश से भी ज्यादा तेज निकली। आर्यन शायद फिर से ओजा को चूमना चाहता था, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटता तो ओजा ने उसकी जीभ काट ही डालनी थी। उसके होंठों के किनारे से खून रिस रहा था। ओजा तुरंत झटके से पीछे हट गई। उसके होंठ अब भी खून से सने थे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो आर्यन को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाई, तुम। आर्यन के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। बोला, क्या मैं? तू मेरी है तो फिर मैं ही चूमूंगा तुझे, और कौन चूमेगा? हिम्मत है तो मार मुझे। वो घमंड से ओजा की जलती हुई आंखों में झांक कर हंसा, गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। कम से कम उस हमेशा सख्त चेहरे से तो बेहतर ही लग रही हो अभी। उसने अपने होंठों से खून पोंछते हुए मजाक में कहा, तू तो सच में खतरनाक निकली। थोड़ी सी और ताकत लगाती तो जीभ सीधी उड़ ही जाती। ओजा ने गुस्से में जवाब दिया, अच्छा ही होता। लेकिन अंदर से वो खुद भी परेशान थी। जो अभी हुआ उसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उस एक पल में सब कुछ बदल गया था। वो स्पर्श, वो एहसास, उसमें कुछ अजीब सा नशा था। कोई बेसब्री, कोई गहराई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
आर्यन बाकी लड़कों से अलग था। कभी कभी किसी लड़की के दिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता उसके एहसासों से होकर निकलता है, भले ही वो उसे पसंद न करती हो, लेकिन फिर भी वो उसे कभी भूल नहीं पाती, खासतौर पर जब सब कुछ पहली बार हो। ओजा के दिल में एक हलचल सी थी, नफरत और उस अनजाने रोमांच के बीच फंसी हुई। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अपनी ही लड़की काट ले तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैं पिछले कुछ समय से एक मिशन पर था, इसलिए महाविद्यालय में नहीं दिखा, पर अब पूरे महीने यहीं हूँ। अगर तुझे सच में स्वॉर्ड सेंस में आगे बढ़ना है तो मैं सिखाऊंगा, और हाँ, एक खास हथियार भी दूंगा। उसने एक पतली तलवार निकाली, प्रतिशोध की तलवार, और ओजा की तरफ फेंकी। ये तेरे हाथों में ज्यादा सही लगेगी, आर्यन ने कहा। ओजा ने तलवार को थामा। जैसे ही उसने उस चमचमाती, हल्की और लचीली तलवार को हाथ में लिया, उसकी आंखें उस पर ठहर गईं, जैसे कुछ बहुत खास छू लिया हो। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। एक अनकही उत्तेजना पूरे शरीर में दौड़ गई। उधर तलवेश से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से आगे आया, ओजा के पास पहुंचा और बोला, ओजा, ऐसे घटिया इंसान की दी हुई चीज भी घटिया ही होगी। मैंने एक महान शस्त्रगुरु से तुम्हारे लिए विशेष रूप से एक 9वें स्तर की इम्मोर्टल तलवार बनवाई है। तुम बस उसे ही चलाना, उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। उस तलवार पर उसने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी थी, सबसे दुर्लभ धातु से गढ़ी गई थी। उसे पूरा यकीन था कि ओजा को ये तलवार जरूर पसंद आएगी और ओजा उसके कदमों में होगी, यही उसका विश्वास था। जब उसने आर्यन की दी हुई लंबी पतली तलवार देखी तो मन ही मन उपहास में भर उठा। बोला, इस घटिया लड़के के पास कौन सा बेशकीमती सामान हो सकता है। उसने गुप्त रूप से आर्यन से कहा, तेरे पास ना नाम है, ना पैसा, ना ताकत। मुझसे टक्कर लेगा, भाग जा बच्चे, नहीं तो ऐसी मौत दूंगा जो कोई देख भी ना सके। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया, बोला, इतनी धमकी दे ही दी है तो चलो सामना कर ही लेते हैं। तलवेश के चेहरे पर तो जैसे जीत की खुशी छा गई थी। मन ही मन बोला, अब फंसी मुर्गी जाल में, अब अपनी बेइज्जती खुद कराएगा ये लड़का। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तू सच में सोचता है कि उस मामूली तलवार से मेरी तलवार की बराबरी करेगा। चल, आज मैं ओजा के नाम पर तुझे एक मौका देता हूँ। मेरी इस तलवार का नाम है ओजा। इसे गढ़ा है शस्त्रगुरु पाराशर ने। इसमें है गहरे समंदर की कालकांती धातु और 1000 वर्ष की जमी हुई नीरजस का अंश। इसकी धार बर्फ जैसी, भावशीत की तरह तीखा है। इसे खास ओजा की शक्तियों को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या सच में? शस्त्रगुरु पाराशर, वो तो महाविद्यालय के सबसे बड़े मास्टरों में से एक हैं। उनकी बनाई चीजें तो अमृतद्वीप में भी बहुत दुर्लभ मानी जाती हैं। मास्टर तलवेश ने कमाल कर दिया भाई, 1000 स्वर्ण तारा देकर भी वो तलवार नहीं मिलती। सबसे बढ़िया धातु से बनी है, और जब कोई चीज पाराशर मास्टर बनाते हैं तो वो सबसे अलग होती है। आर्यन की तलवार भले ठीक हो, लेकिन वो इस मास्टर तलवेश वाली तलवार जितनी मजबूत नहीं लग रही। लोगों की बातें सच ही थीं। आर्यन की हैसियत तलवेश जैसी नहीं थी। उसके पास ना वैसा रुतबा था और ना धन दौलत। तलवेश ग्रीफिन हॉल से जुड़ा था, जो अपने संसाधनों के लिए मशहूर था। ऐसे में किसी को भी लगेगा कि असली हथियार तो तलवेश के पास ही होंगे। तलवेश ने सबकी बातें सुन ली। उसके चेहरे पर तो जैसे जीत की चमक आ गई। मुस्कराता हुआ बोला, अब तेरी बारी है बच्चू। तू खुद ही अपनी बेइज्जती कराने चलकर आया है। अच्छा किया, पहले तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाऊंगा, फिर तुझसे खेलूंगा। अब सबकी नजरें आर्यन पर थीं। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरी तलवार का नाम है प्रतिशोध। ना मुझे ये पता है किसने बनाई, ना ही ये कि इसमें कौन कौन सी धातु लगी है। इतना सुनते ही कुछ शिष्य हंसने लगे। तलवेश ने ताना मारा, मतलब तू किसी कबाड़ से ये उठा लाया है और ये ओजा को दे रहा है। शर्म नहीं आई? ओजा का अपमान कर रहा है तू। अगर कुछ नहीं था तो मुझसे मांग लेता, शायद मैं कोई असली तलवार दे देता। भीड़ में कुछ और लोग भी हंसने लगे। आर्यन को ये सब जरा भी असर नहीं कर रहा था। वो बोला, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये प्रतिशोध तलवार क्रिस्टल रैंक की है। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर किसी ने ठहाका मारा, फिर दूसरा, फिर हर कोई हंसी से गूंज उठा। तलवेश तो पेट पकड़कर हंसने लगा। अबे क्रिस्टल रैंक, क्या लगता है तुझे ये तलवारें सब्जी मंडी में मिलती हैं? तेरे जैसे को कोई क्यों देगा ऐसा हथियार? और तू किसी और को दे भी रहा है। देख जरा अपना चेहरा, लगता है तुझे कुछ नहीं पता। क्रिस्टल रैंक की तलवारें इतनी दुर्लभ थीं कि खुद तलवेश के पास भी ऐसी कोई नहीं थी। आम आदमी के लिए तो उनका मिलना नामुमकिन था, और कोई पागल ही होगा जो ऐसी चीज किसी और को दे दे। हालांकि उन्हें क्या पता था कि आर्यन के लिए तो क्रिस्टल रैंक की तलवारें वैसे ही थीं जैसे आम लोगों के लिए रोटी। पूर्वज रुद्रदेव अब तक ऐसे अनगिनत शस्त्र चबाकर खा चुके थे, और ये प्रतिशोध भी कोई मामूली चीज नहीं थी। यह उसे सिस्टम से इनाम के तौर पर मिली थी, और एक ऐसा शस्त्र जिसकी असली ताकत तो खुद आर्यन को भी नहीं पता थी।
औजा अब तक वो तलवार थामे खड़ी थी। तभी अचानक उसके शरीर में कुछ कंपन सा हुआ। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने हैरानी से कहा, ये सच में क्रिस्टल रैंक की तलवार है। उसी वक्त आर्यन के अंदर उसकी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। दिल पॉइंट्स जोड़ 500। दिल पॉइंट्स जोड़ 500। दो सूचनाओं की आवाज़ एक साथ आए। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मायूसी उभरी। वो सीधे तौर पर औजा को अपना नहीं बना पाया था, पर फिर भी -999 प्रभाव को हटाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। कम से कम एक बड़ा कदम तो बढ़ाया गया था। औजा के दिल पॉइंट सिर्फ तलवार की वजह से वापस सामान्य नहीं हुए थे। इसमें उस चौंकाने वाले ज़बरदस्ती चुंबन का भी हाथ था जिससे औजा का दिल कांपा, और दूसरा उस तलवार का नाम, प्रतिशोध। इन्हीं दो कारणों से 1000 पॉइंट सीधे जुड़ गए और औजा की नज़रों में आर्यन फिर से एक इंसान बन गया। औजा की आवाज़ गूंजी ही थी कि भीड़ में खलबली मच गई। क्रिस्टल रैंक का हथियार, ये तो नामुमकिन है। औजा ने खुद कहा है, वो झूठ क्यों बोलेगी। हे ईश्वर, अगर ये वाकई क्रिस्टल रैंक का अस्त्र है तो ये लड़का तो वाकई जी जान से लड़की पटाने में लगा है। ये अस्त्र तो लाखों धरती मनियों के बराबर है। अगर मैं होती तो इसी वक्त उससे शादी कर लेती। इतना सुंदर और ऊपर से ऐसा दिलदार। आर्यन की बातों पर लोग चाहे भरोसा न करें, लेकिन औजा की बात को लेकर सबकी श्रद्धा थी। उसकी आंखों में जो चमक थी वो झूठ नहीं बोल सकती थी। और आर्यन का अंदाज, सीधा क्रिस्टल रैंक का शस्त्र भेंट कर देना, बस यूं ही। ये था असली जलवा। खर्चा बेहिसाब, पर चेहरे पर शिकन नहीं। वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ तलवेश का चेहरा सफ़ेद से हरा और फिर कई तरह के रंगों में बदल गया। उसने जो तलवार औजा के लिए बनवाई थी वो अब एक मजाक लग रही थी, और वह उसे आज तक पकड़े हुए था, देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। यही था फर्क। प्रतिष्ठा की तुलना और धन की तुलना में वो आर्यन के सामने कहीं नहीं टिकता था। एक अकेले क्रिस्टल रैंक के हथियार ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। अब और किस बात की तुलना बचती थी। मगर तलवेश की आंखों में आग जल उठी। वो गरजते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि एक छोटा सा सेवक शिष्य ऐसा हथियार निकाल सकता है। औजा, जरूर तुमसे कोई गलती हो गई है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती हुई है या नहीं ये तो आजमाने पर पता चल ही जाएगा। तलवेश ने व्यंग्य से कहा, बिल्कुल, चलो इसे आजमाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे सीधा आर्यन की तरफ तान दिया। आओ देख ही लेते हैं। आर्यन ने औजा की तरफ देखा। तलवार दो जरा। औजा ने बिना कुछ कहे प्रतिशोध उसे सौंप दी। आर्यन ने उसे पकड़ा और तुरंत उसकी विशेषताएं देखने की कोशिश की, मगर लिंग प्रतिबंध के कारण उसे कोई जानकारी नहीं दिखी। वो उसे चला तो नहीं सकता था, लेकिन सिस्टम साफ बता चुका था कि ये क्रिस्टल रैंक का हथियार था। यानी भले ही उसकी शक्ति ना उभरे, उसका स्तर कम नहीं होगा। आर्यन अभी तलवार को ठीक से थाम भी नहीं पाया था कि तलवेश की तलवार बिजली सी लपकी। उसका वार जंगली आग की तरह आया। मर कुत्ते, वो चीखा। उसकी तलवार गहरे समुद्री धातु और 1000 वर्षीय अंश से गढ़ी गई थी। महान शस्त्रगुरु पाराशर ने कहा था, ये तलवार अद्भुत है, असाधारण रूप से कठोर और तेज। आम क्रिस्टल रैंक का हथियार उसके आगे नहीं टिकेगा। तलवेश के चेहरे पर आत्मसंतोष छलक उठा। उसने मन में सोचा, इसकी तलवार अभी चटक जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे कहता है कि ये कोई क्रिस्टल रैंक का शस्त्र है। तलवेश का वार बहुत तेज और खतरनाक था। औजा डर के मारे चिल्लाए, आर्यन संभल के। आर्यन ने अपनी कोई शक्ति नहीं छोड़ी, केवल प्रतिशोध की धार को सामने रख दिया। छनन, धातु से धातु की टक्कर की तेज आवाज आए। आर्यन का शरीर थोड़ा पीछे झुक गया, उसका हाथ सुन्न पड़ गया था, और उसी समय एक चक की आवाज आई, जैसे किसी चीज में दरार पड़ गई हो। तलवेश जोर से हंसा, देख लिया, अब कैसे बोलेगा कि ये क्रिस्टल रैंक की तलवार है। लेकिन उसके मुंह से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी तलवार झरझर करके टूटने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी तलवार बिखर गई, हाथ में बस हत्था रह गया था। पूरा मैदान एकदम चुप हो गया। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, बोलो बोलो, अब कौन सी तलवार का चरा है। क्या ये टूटी फूटी चीज औजा को देने वाले थे? तुम्हें क्या लगता है औजा कोई आम लड़की है? वो एक देवी है और तुम उसे जीतने चले हो इस कबाड़ से। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा, आवाज में गरज थी, जब मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ तो सीना ठोक कर दिखाता हूँ। उसी समय भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कमाल था, ये लड़का तो सच में जबरदस्त है। ये तलवार सच में क्रिस्टल रैंक की है। मास्टर तलवेश की तो बुरी हार हो गई। इन सारी बातों से तलवेश की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो हार मानने को तैयार नहीं था और वो चिल्लाया, इसने किसी छुपी ताकत से मेरी तलवार तोड़ी है। अब अगर इसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी तलवेश नहीं। इतना कहकर वो फिर से एक और तलवार निकाल लाया और जोर से वार किया। तलवार की चीखती हुई आवाज़ हवा में गूंजी और उसका भारी और डरावना स्वॉर्ड इंटेंट पूरे मैदान में फैल गया। इस बार उसकी ताकत औजा से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। आखिर वो सप्तचक्र महाविद्यालय के सबसे जाने माने यंग स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक था। औजा के चेहरे पर चिंता दिखी।
वो झट से आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, तलवेश, होश में भी हो। तलवेश गुर्राया, मैं इसे मार डालूंगा। ओजा की आंखों से भी गुस्सा फूट पड़ा, मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। दोनों का स्वॉर्ड इंटेंट हवा में टकराया। ऐसी आवाज हुई जैसे 100 तलवारें एक साथ भिड़ गई हों। ओजा का आर्यन के लिए लड़ना तलवेश के लिए जैसे हद से बाहर हो गया। वो चीखा, अब बहुत हो गया, खुद मौत को बुला रही हो। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर से एक ग्रीफिन की सी दहाड़ निकली। उसकी तलवार अब ऐसे चमकने लगी जैसे उसमें कोई भड़केला ग्रीफिन बस गया हो। एक ही वार में ओजा की ताकत और चाल ढह गई। वो पीछे खिसकती गई, हर कदम नीचे जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ता गया। उसका सारा स्वॉर्ड इंटेंट बिखर गया और फिर उसके मुंह से खून निकल आया। मास्टर ओजा, मास्टर! शैडो ब्लेड हॉल के शिष्य उसकी तरफ दौड़े। लेकिन उसी वक्त जैसे हवा में कोई परछाई हिली हो, आर्यन ओजा के पीछे प्रकट हुआ और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। तलवेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। जो शख्स सबके सामने आर्यन को नीचा दिखाना चाहता था, वो अब खुद ही जलील हो रहा था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि ओजा अब भी आर्यन के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। उसके अंदर की जलन अब नफरत बन चुकी थी। सालों की मेहनत, ओजा के लिए किया सब कुछ एक ही पल में बेकार लग रहा था, बस एक मामूली से लड़के के सामने। कब तक सहता रहूं? तलवेश की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने तलवार सीधी आर्यन की तरफ तानी। कचरे, तू खुद को मेरे बराबर समझता है? ओजा को पाने लायक है? तेरे पास है ही क्या? तू मेरे सामने तो एक कीड़ा है, बस एक झटका दूं और कुचल दूं तुझे। तलवेश कोई मामूली नाम नहीं था। ग्रीफिन हॉल के अध्यक्ष का बेटा, असाधारण शक्ति, सप्तचक्र महाविद्यालय की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड मास्टर। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, ताकत और शोहरत। और आर्यन, वो तो बस एक नीचे दर्जे के हॉल का छोटा सा शिष्य था। आर्यन ने चुपचाप प्रतिशोध ओजा के हाथ में दी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ओजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तलवेश की तलवार की वो पिछली मार अभी तक ओजा की याद में थी। उसी में समझ आ गया था कि वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आर्यन ने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और मुस्कुरा कर बोला, वो ताकतवर है, पर तेरा यार उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों के बीच की ये छोटी सी बात तलवेश को अंदर तक जला गई। उसकी आंखों में जलन और भी ज्यादा भड़क गई। उसने जहरीली आवाज में कहा, तू 8वें स्तर का रक्तवीर है ना? चल ठीक है, मैं भी अपनी ताकत उसी स्तर पर लाता हूँ, ताकि साफ दिखे कि फर्क कितना है। आर्यन हंसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी पूरी ताकत ले आ, ताकि जब हारे तो कोई बहाना ना बचे। हूंफ, तू बस 8वें स्तर का रक्तवीर है, तेरे जैसे कचरे के लिए इतना काफी है। तलवेश ने सच में अपनी ताकत को सीमित कर दिया। उसे लग रहा था कि बस अब खेल खत्म। आर्यन ने ओजा की तरफ देखा और बोला, अब ध्यान से देखना। आर्यन के पास बस एक डेविल स्वॉर्ड थी जो पहले ही टूट चुकी थी। उसने मोनाक होली स्वॉर्ड को भी नहीं निकाला। वो उससे हॉल प्रतियोगिता में सबके सामने दिखावा करना चाहता था। अभी उसके हाथ में था ड्रैगन स्लेयर। उसने स्वॉर्ड की जगह ब्लेड से वार करने का फैसला किया। ओजा की नजरें आर्यन पर अटक गईं। उसकी सांसें थमी हुई थीं। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने चाल चलाई, उसका शरीर धुंधला हो गया, जैसे कोई परछाई बन गई हो। उसकी आवाज आए, अल्फा कट। वहीं उसके शरीर से अनंत स्वॉर्ड मार्ग की ऊर्जा जलने लगी। ड्रैगन स्लेयर बिजली की तरह लहराया और आर्यन झटके में तलवेश तक पहुंच गया। तलवेश हंस पड़ा, अल्फा कट, यही है तेरा बड़ा दांव? ये तो बहुत ही साधारण सी तकनीक है। अब देख मेरी तकनीक। ग्रीफिन स्वॉर्ड मार्ग, आकाश पलट वार। उसने पूरी ताकत से वार किया। उसी समय आर्यन के भीतर नील ड्रैगन की आवाज गूंजी, डॉग ड्रैगन, इसे तोड़ दे। डॉग ड्रैगन गरजा, बस यही तो मैं चाहता था। जैसे ही दोनों हथियार टकराए, तलवेश को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ड्रैगन स्लेयर से डॉग ड्रैगन की छाया बाहर निकली और जोर से गरजी ग्राटिल्ड। तलवेश के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी आर्यन का दूसरा वार आ चुका था। ध्यान से देख। ड्रैगन स्लेयर चमका और सीधे तलवेश के कंधे को काटते हुए निकल गया। फिर तीसरा वार। तीनों वारों के धमाके हुए जैसे जमीन कांप गई हो। तीसरे वार ने तलवेश को पीछे धकेल दिया। उसकी तलवार नीचे गिर गई। उसके सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। पूरा मैदान शांत था। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। सभी की निगाहें आर्यन पर टिक गई थीं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। ये लड़का कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। ओजा भी देख रही थी। उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थीं। पहली हार को लोग तलवेश की लापरवाही मान रहे थे, मगर अब तो उसने खुद अपनी शक्ति आर्यन के लेवल तक गिराई थी, फिर भी बुरी तरह हार गया। यहाँ लोग न्याय नहीं बल्कि ताकत को पूछते थे। आर्यन की नज़र ओजा पर पड़ी। हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोला, तेरा यार जबरदस्त है ना? ओजा का जवाब सीधा दिल से आया, बहुत जबरदस्त।
शैडो ब्लेड हॉल के शिष्यों में अचानक खुशी की फुसफुसाहट दौड़ गई। वे भूल चुके थे कि आर्यन वही है जो उन्हें कुचलने आया था। अब तो बस एक बात उनके दिल में थी, वो कमाल का है, इतना कि उसे पूजा जाना चाहिए। मैं तो अब खुद उस पर मरने को तैयार हूँ। एक लड़की के चेहरे पर लाली छा गई थी। उसकी आंखों में सितारे थे, जैसे वो खुद को आर्यन की बाहों में गिरते हुए देख रही हो। ये सच में सेवक शिष्य है? किसी ने हैरानी से पूछा। नहीं यार, ये तो राक्षसी प्रतिभा है। ये लड़का अलग ही स्तर का है। मास्टर तलवेश जो सालों से साधना कर रहे हैं, उसे इसने बस 3 वारों में गिरा दिया। पहले लगता था ये लड़का घमंडी है, अब समझ आया ये घमंड नहीं, ये असली ताकत है। सबका नजरिया बदल चुका था। जो पहले तलवेश की जीत को तय मान रहे थे, अब वो आर्यन की तरफ झुकने लगे थे। लेकिन तभी हवा कांप उठी। तलवेश के शरीर से अचानक तीव्र लहरें निकली, जैसे उसकी शक्तियों ने कोई बांध तोड़ दिया हो। जमीन पर पड़ी उसकी तलवार हवा में उठी और सीधा उसके हाथ में आ गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। आर्यन, अब तू मरेगा, वो गुर्राया। तलवेश की शक्तियां वापस उसके असली स्वर्णवीर स्तर पर आ चुकी थी। अगर आर्यन की वर्तमान शक्ति देखी जाए तो वो इस स्तर से कहीं नीचे था। उनके बीच शक्तियों का अंतर बहुत बड़ा था। आर्यन को समझ ही नहीं आया कि वो इतनी जल्दी कैसे संभल गया। औजा की चीख सुनाई दी, आर्यन बच गए। तलवेश पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी तलवार बिजली से भी तेज थी, बस एक झटके में आर्यन तक पहुंच रही थी। लेकिन आर्यन डरा नहीं। उसकी आंखों में बस एक बात थी, अब या तो मैं रहूंगा या तू। तो ठीक है, अब देखता हूं कौन किसे मारता है। वो दहाड़ा। उसने अपने अंदर की पूरी शक्ति एक जगह समेटी, एक हाथ आगे बढ़ाया और बोला, सोमसूत्र। फलक हथेली। अचानक आसमान कांप उठा। ऊपर बादल फट गए और एक सुनहरी विशाल हथेली आसमान से नीचे गिरी। अगर आर्यन ने यह तकनीक समय पर ना चलाई होती तो तलवेश का वार उसे खत्म कर देता। ये क्या है? ये तो किसी दैविक शक्ति जैसी लग रही है। कहीं हमारे महाविद्यालय में कोई देवता तो नहीं आ गया? वो हथेली शैडो ब्लेड हॉल की तरफ जा रही है। पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय की जमीन हिल गई। चारों तरफ लोग उस सुनहरी हथेली को देख रहे थे। हथेली 100 मीटर से भी बड़ी थी। उसकी रोशनी से पूरा मैदान जगमगा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता खुद आ गया हो। हाँ, अगर उन लोगों को ये पता चल जाए कि ये तो सिर्फ एक तकनीक थी और आर्यन के पास ऐसी और भी छिपी तकनीकें हैं, तो वो वास्तव में उसकी पूजा करने लगते। उधर अमर महल के ऊपर कई एल्डर हवा में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या तुमने कभी ऐसी तकनीक देखी है? एक ने पूछा। नहीं, अमृतद्वीप में तो ये शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसी शक्ति अब कहीं नहीं मिलती। कहीं ये किसी प्राचीन कुल से जुड़ी तो नहीं? संभव तो है। तभी एक शून्य शिकारी वहां उतरा और गंभीर आवाज में बोला, बुर्जुग सर्गेश्वर का आदेश है, अमर महल के एल्डर इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। सभी एल्डर्स के चेहरे कठोर हो उठे। क्या बुर्जुग सर्गेश्वर को सब पता था? वास्तव में उसे ज्ञात था। जब आर्यन ने शापित नगरी में इसी हथेली को चलाया था, तब उसे भी यही महसूस हुआ था कि यह साधारण शक्ति नहीं है। तब से ही उसने समझ लिया था कि शायद ये तकनीक ड्रैगन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आर्यन भविष्यवाणी का पुत्र था। जो ड्रैगन क्षेत्र को खोलेगा उसमें कुछ खास तो होगा ही। अब बुर्जुग सर्गेश्वर का भरोसा और भी गहरा हो गया था कि ड्रैगन क्षेत्र में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो अमरता का रास्ता खोल सकती है। इसीलिए जब तक वो क्षेत्र ना खुले तब तक वो आर्यन के किसी भी कदम में रुकावट नहीं डालेगा। इस बार भी, यद्यपि वो खुश नहीं था, उसने खुद को संयमित रखा। शैडो ब्लेड हॉल में आर्यन की फलक हथेली ने सीधा वार किया और तलवेश की तलवार नीचे झुक गई। आह! तलवेश के बाल बिखर गए, उसके कपड़े फट गए और चेहरा जैसे खींचने लगा। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। जैसे ही वो वार उसके शरीर से टकराया, वो पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर हवा में झटके खा रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। नहीं नहीं, अंत में हथेली की ताकत ने उसे जमीन से उड़ा फेंका। पीछे एक इमारत थी, वो सीधी हथेली के आकार में टूटकर बिखर गई। तलवेश मलबे में औंधा पड़ा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी कसाई ने उसे बेरहमी से पीटा हो। उसका शरीर कांप रहा था और आवाज भर्राई हुई सी निकली, नहीं मत। उसकी आंखों में अब भी वही डर था। आर्यन उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न दया, बस ठंडा सा भाव। वो तलवेश की आंखों में देखता हुआ बोला, अब बता, कचरा कौन है? किसे कुचला गया? तलवेश ने मुंह फेर लिया। वो आर्यन की आंखों से नजर नहीं मिला पाया। वो इतना डर चुका था कि बोल तक नहीं पाया। पूरा शैडो ब्लेड हॉल एकदम खामोश हो गया। आर्यन के एक ही वार ने सबको चुप करवा दिया। और उसी वक्त जब हथेली की चमक थोड़ी धीमी हुई, बाकी हॉल से सैकड़ों शिष्य और मास्टर शैडो ब्लेड हॉल की तरफ उड़ते हुए आने लगे। हॉल का मुख्य दरवाजा टूट गया था। जो भी अंदर आया उसने देखा, एक बड़ी इमारत अब सिर्फ मलबा है और वो मलबा भी एक हाथ की छाप की शक्ल में बिखरा पड़ा था। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। उनके पास कहने को शब्द नहीं थे, मगर मन में एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यन।
पूरा दृश्य किसी तूफान से कम नहीं था। अंदर से हल्के हल्के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। एक शिष्य अधनंगा ही बाहर भागा और चिल्लाया, मैं तो बस शौच करने गया था। हमला करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो हद हो गई। हॉल के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे ये तो तलवेश है ना, ग्रीफिन हॉल का मास्टर, इसका क्या हाल बना दिया है। हे भगवान, ये किया किसने? किसी बहुत खतरनाक बंदे ने किया होगा। तलवेश कोई मामूली नहीं है, फिर ये हालत कैसे हो गई? तभी अचानक आसमान से एक तेज आवाज़ हुई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर आ गिरी हो। धूल का गुबार उठा और एक बूढ़ा आदमी गुस्से से तलवेश को घूरता हुआ ज़मीन पर उतरा। ये था केरिम, ग्रीफिन हॉल का अध्यक्ष और तलवेश का पिताजी। वो वर्तमान समय में महाविद्यालय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, 7वें स्तर का मूलवीर। तलवेश को जैसे सहारा मिल गया हो, वो तड़पते हुए चीखा, पिताजी, मार डालो इसे, मार डालो। केरिम की आंखें जलने लगीं। उसने बिना पल गनवाए आर्यन की ओर झपट्टा मारा और उसका गला पकड़ने की कोशिश की। लड़के, शायद तू अपनी जिंदगी से ऊब गया है। लेकिन आर्यन टस से मज नहीं हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। उसने सीधा कहा, तो आ जा। वो ऐसे खड़ा था जैसे सामने कोई भी आ जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में ना डर था, ना घबराहट। उसकी ये बेपरवाही देखकर सबके होश उड़ गए। ये ग्रीफिन हॉल के अध्यक्ष को चुनौती दे रहा है। पक्का इसका दिमाग खराब हो गया है। इसको पता भी है कि केरिम कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आर्यन कोई आम लड़का नहीं है। उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसे हर हद से ऊपर ले जा सकता है। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़े, कोई भी मूलवीर उसके सामने टिक नहीं सकता। जैसे उसने जारीफ को धूल चटाई थी, वो तो 9वें लेवल का मूलवीर था। आर्यन ने मन में आवेग क्रिस्टल को सक्रिय करने की सोची और ऊंची आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो सामने आ। केरिम ने उसकी आंखों में वो सीधी चुनौती देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, एक छोटा सा लड़का मुझे आंख दिखा रहा है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मर हरामी। उसका गुस्सा इतना था कि हवा में भी खून की सी गर्मी फैल गई। अब आर्यन का दिल भी शांत नहीं रह पाया। वो अभी तक लड़ाई टालने की कोशिश कर रहा था, पर केरिम की खूनी भावना को देखकर उसका खूनी दिल भी जाग उठा। अब तूने अपना खात्मा खुद चुन लिया है। अगर कोई सिर्फ डराने की कोशिश करता तो आर्यन उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब जब सामने वाला जान लेने पर उतारू हो गया था तो चुप रहना बेवकूफ़ी थी। आवेग क्रिस्टल, आर्यन बस उसे सक्रिय करने ही वाला था कि तभी ऊपर से 2 ज़बरदस्त और भारी ऊर्जा लहरें गिरीं। रुको, ये आवाज़ थी रुद्रसेन की। उसके आते ही ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा तूफान अचानक थम गया हो। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि केरिम अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसकी टांगें जमीन में धंस गईं, जैसे किसी भारी चीज ने उसे दबा दिया हो। रुद्रसेन, जिसे लोग अपंग समझ बैठे थे, अब सबके सामने था और पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में। वो अब मूलवीर की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। बस एक कदम और वो स्वर्गवीर बन जाता। अकेले ही वो केरिम जैसे 2-3 7वें लेवल के मूलवीर को मिट्टी चटा सकता था। उसने सीधे केरिम की आंखों में देखा और बोला, तू सोच भी कैसे सकता है कि आर्यन को छू सकेगा। उसकी आवाज़ गूंजती हुई गिरी जैसे बादल फटे हों। उसकी शक्ति ने केरिम की सोच तक हिला दी। वहां मौजूद सारे मास्टर सन रह गए। उन्होंने सुना तो था कि रुद्रसेन ने फिर से शक्तियां पा ली है, लेकिन अब खुद अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो कितना शक्तिशाली बनकर लौटा है। स्वर्गसार कुल कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देता, फिर वो कैसे बच गया? रुद्रसेन की अचानक मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। कई वरिष्ठ मास्टर्स की नज़रें बदल गईं। अब वो उसे पहले जैसा नहीं देख पा रहे थे। वो सिर्फ पूर्व प्रधानाचार्य नहीं था, वो वही इंसान था जो अमर महल के सामने भी नहीं झुका था। सच कहें तो वो पागल था। केरिम की भवें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया जब उसने कहा, रुद्रसेन, अब तुम्हारा इस महाविद्यालय से कोई नाता नहीं है। तुम्हें यहाँ के मामलों में बोलने का हक नहीं। रुद्रसेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, केरिम, इस मामले में मैं ज़रूर बोलूँगा। जो करना है कर लो। बाकियों की बात वो नज़रअंदाज कर सकता था, पर आर्यन के लिए वो कभी पीछे नहीं हटता। केरिम चिल्लाया, क्या तुम वाकई सप्तचक्र महाविद्यालय और अमर महल से दुश्मनी लेना चाहते हो? ले लूं तो क्या? रुद्रसेन की आवाज़ में एक भयानक ठंडक थी। क्या तुम सोचते हो कि तुम अमर महल का नाम लेकर मुझे डरा दोगे? वो हमेशा से ऐसा था, समझाने से समझ जाता, पर धमकी से कभी नहीं। अगर कोई अकड़ दिखाए तो वह उससे भी ज्यादा अकड़ कर दिखाता। केरिम का चेहरा अब गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आंखों में अब बर्फ जैसी सख्ती थी। रुद्रसेन, तुम अमर महल का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? रुद्रसेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तू फालतू बातें करके मुझे फंसाना चाहता है ताकि मैं अमर महल का दुश्मन बन जाऊं। लेकिन मैं साफ कर दूं, अगर किसी ने भी आर्यन को छूने की कोशिश की तो ये बूढ़ा आदमी उसे वहीं खत्म कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। केरिम ने जोर से कहा, इस लड़के ने आज महाविद्यालय के सारे नियम तोड़ दिए हैं। 18 में से 14 हॉल्स को बर्बाद कर दिया।
नियमों के हिसाब से ये बकबक बंद कर, रुद्रसेन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे नियम कायदे मत सुना, साफ साफ बता तू चाहता क्या है। केरिम की आंखों में सख्ती आ गई। आर्यन को सजा मिलेगी और वो भी कड़ी सजा। रुद्रसेन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, अगर हिम्मत है तो उसे छूकर दिखा। उसी वक्त टाइगर हॉल का अध्यक्ष आया और मुस्कुराकर बोला, रुद्रसेन, ज्यादा घमंड ठीक नहीं होता। फिर गरुड़ हॉल का राफेल भी पहुंच गया। महाविद्यालय कोई तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको। फीनिक्स हॉल का अध्यक्ष भी कूद पड़ा, रुद्रसेन, तुम अब इस महाविद्यालय का हिस्सा नहीं हो। अगर दखल दोगे तो क्या? रुद्रसेन की आवाज शांत लेकिन भारी थी। उसके इतना कहते ही बाकी सारे 18 हॉल्स के अध्यक्ष एक एक करके सामने आ गए। हर एक से बढ़कर एक ताकतवर था। अगर सब एक साथ हमला कर दें तो अकेले रुद्रसेन का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। खासकर जब ग्रीफिन हॉल, फीनिक्स हॉल, टाइगर हॉल और सरपेंट हॉल एक साथ हों। उस पल उनकी संयुक्त शक्ति ऐसी थी कि स्वर्गवीर स्तर का भी कोई योद्धा टिक नहीं सकता। रुद्रसेन ने भौहें चढ़ाए और मन ही मन सोचा, स्वर्गसार कुल ने शायद मेरे सारे शिष्यों और अनुयायियों को पहले ही खत्म करवा दिया है। बड़ा शातिर खेल खेला है। कभी वो खुद इस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य हुआ करता था। उसे यकीन था कि कुछ पुराने साथी अब भी यहीं होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। इसका साफ मतलब था, या तो वो मारे जा चुके हैं या निकाल दिए गए हैं। केरिम ने उसकी ओर देखकर ताना मारा, अब भी अकड़ दिखा रहे हो रुद्रसेन। रुद्रसेन हल्का सा हंसा, स्वर्गसार कुल सच में बहुत शातिर है। भले वो खुलेआम महाविद्यालय में न घुसे हों, मगर आधे साल में तुम सबको खरीद डाला। मानना पड़ेगा, उनकी चालें काबिले तारीफ हैं। लेकिन फिर भी केरिम, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो आर्यन को छूकर दिखा। उसकी आवाज़ में ऐसा घमंड और हुकूमत थी जैसे सारा आकाश उसके आगे झुकता हो। उसी पल रुद्रसेन ने धीरे से आर्यन के दिमाग में कहा, जैसे ही लड़ाई शुरू हो भाग जाना। बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करना। वो खुद को बचा नहीं पाएगा, मगर वो आर्यन को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा, क्योंकि आर्यन उसका यंग मास्टर था और उसका उद्धारकर्ता भी। सभी 18 अध्यक्षों को देखकर आर्यन हैरान था, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो थी जो रुद्रसेन ने कही थी कि स्वर्गसार कुल ने सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सभी हॉल्स के अध्यक्षों को खरीद लिया था। यानी पूरा विद्यालय उनके कब्जे में था। उसका दिल भारी हो गया। स्वर्गसार कुल। और तभी आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी चेतना सीधे आवेग क्रिस्टल से जुड़ी हुई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एल्डर सिंह वंश के लोग कभी पीछे नहीं हटते। रुद्रसेन की आंखें थोड़ी सख्त हुईं। वो बोला, आर्यन, अभी ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। जिंदा बचोगे तभी लड़ सकोगे। अब भागो, मैं इन सब से निपट लूंगा। भागोगे? हा। केरिम की हंसी में जहर था। और कहाँ भागेगा? अमृतद्वीप के अंदर तू कहाँ छिपेगा? महाविद्यालय की पकड़ से कोई बचा है आज तक? अगर तूने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले तेरे भाई, तेरे दोस्त, तेरे जानने वाले सब मारे जाएंगे। उसने हैदर और बाकी साथियों की ओर इशारा किया। हैदर की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन वो बोला, आर्यन, हमारी फिक्र मत कर। तो फैल भी बोल पड़ा, हमारी जान जाए तो भी चलेगा, तू बस बच निकल। बाकी सभी भी डटकर बोले कि उन्हें चिंता नहीं। लेकिन तभी केरिम ने औजा की ओर इशारा किया, और ये लड़की, ये भी मरेगी। फिर उसने आगे कहना शुरू किया, तेरी पागल दरिंदे टीम, सबको मार दिया जाएगा। नक्षत्र नगर में शिवगिरी वासिका के लोग, जिनका तूने साथ दिया, वो भी। और तेरे घर वाले, तेरे दादा दादी, तेरा सारा परिवार जो दक्षिण तरंग महाद्वीप में है, कोई भी नहीं बचेगा। अब भाग के दिखा आर्यन। देखता हूँ तू तेज भागता है या मैं तेज मारता हूँ। हा। ये शब्द जहरीले थे। और केवल इतना ही नहीं, केरिम ने जैसे आर्यन का पूरा जीवन पत्र छान लिया हो। एक हॉल अध्यक्ष होकर भी उसके पास इतनी गहरी जानकारी कैसे हो सकती थी? साफ था, इसके पीछे स्वर्गसार कुल का हाथ है। अब आर्यन की बेचैनी और बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि दक्षिणी क्षेत्र में उसके अपने किसी बड़ी मुसीबत में है। शायद कुछ हो गया था या फिर होने वाला है। उसकी आंखों ठंडी हो गई, सांसों में भी एक अजीब सी ठंडक थी, और उसकी मौजूदगी जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। उसने सीधे केरिम की तरफ देखा और बोला, तू हो या तेरे पीछे छिपे वो स्वर्गसार कुल वाले, अगर मेरे अपने लोगों को एक खरोंच भी आई तो तेरे पुरखों की कब्रें तक हिला दूंगा। और मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। अगर कोई उसे धमकाए, लड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके अपनों को कोई छुए, वो बात आर्यन कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसकी आवाज़ में आग थी, आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे केरिम को सीधा चुनौती दे रहा हो बिना डरे। उसकी मौजूदगी से लग रहा था जैसे पूरा आकाश भी उसके एक इशारे पर कांप उठेगा। केरिम की आंखें फैल गईं। उसके शरीर से शक्ति की लहरें उठने लगीं और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन, तू अपनी मौत को खुद बुला रहा है, वो गरजा। लेकिन आर्यन को किसी का डर नहीं था। चाहे वो सप्तचक्र महाविद्यालय के बड़े बड़े हॉल अध्यक्ष हों या अमर महल के क्राउन एल्डर्स, वो सबको मारने का दम रखता था। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था।
अगर आसमान भी टूट पड़े तो भी वो उसे अपनी मुट्ठी से फाड़ने को तैयार रहता। आर्यन ने जवाब दिया, हिम्मत है तो आजा। इसी के साथ वो आंखों में खूनी चमक के साथ एक कदम आगे बढ़ा। उसी पल रुद्रसेन भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर ओजा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और आगे बढ़कर आर्यन के साथ एक कतार में खड़ी हो गई। ये देखकर तलवेश गुस्से से तिलमिला उठा, ओजा तू नीच औरत। तभी हैदर भी आगे आया और बोला, आर्यन भाई, हम भले ही मामूली हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो जान देकर भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चक्रयोग हॉल के बाकी शिष्य, जिन्हें कोई गिनता भी नहीं था, अब एक एक कर आर्यन के साथ खड़े होने लगे। आर्यन ने जोर से दहाड़ लगाए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बाकी सबने भी पूरी ताकत से दोहराया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उनकी आवाज़ आसमान तक गूंज गई, जैसे बादलों को चीर रही हो। ये नारा सुनकर वहां मौजूद लोगों के दिलों में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। कई लोगों को पहली बार लगा कि यही है असली भाईचारा, यही होती है सच्ची साथ निभाने की भावना। लेकिन कुछ लोग, खासतौर पर ओजा और हैदर को देखकर सोचने लगे, ये सब पागल हो गए हैं क्या? 18 अध्यक्षों के सामने खड़े होने का मतलब सीधी मौत है। केरिम और बाकी अध्यक्ष जोर जोर से हंसने लगे। वाह क्या नारा है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हा हा हा, चलो फिर देखते हैं कितनी देर टिकते हो, मार डालो इन्हें। जैसे ही केरिम ने आदेश दिया, 18 अध्यक्षों की शक्ति एक साथ भड़क उठी। 4 सबसे ताकतवर अध्यक्षों की आभा तो इतनी भयानक थी कि पूरा शैडोब्लेड हॉल का पर्वत उनके दबाव से थर्राने लगा। कई आम शिष्य तो उस दबाव को झेल ही नहीं पाए और पीछे हट गए। रुद्रसेन, जो कि काफी शक्तिशाली था, उसने कोशिश की कि उस दबाव को रोक सके, लेकिन उसका दबाव टूट गया, जैसे उस पर कोई भारी चट्टान गिर गई हो। आर्यन पर भी दबाव बिजली की तरह गिर रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, हरामखोरों, देखता हूं कौन कितना शक्तिशाली है। वो चिल्लाया और उसका शरीर कांपने लगा। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव की आवाज उसके भीतर गूंज उठी, घबराओ मत, कोई आ रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा समेट ली और तभी ऊपर आसमान से एक रोशनी का गोला नीचे उतरा। यह एक शून्य शिकारी था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुप्रीम टोकन था। जैसे ही उसने टोकन उठाया, उससे इतनी भयानक शक्ति निकली कि सभी 18 अध्यक्षों की सारी शक्ति एक झटके में टूट गई। सब कांप उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन भी हैरान रह गया, ये सुप्रीम टोकन। उस शून्य शिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, बुर्जुग सर्गेश्वर का आदेश है, आर्यन को न्यायालय के हवाले किया जाएगा, कोई इसमें दखल नहीं देगा। जिसने भी टांग अड़ाए, उसकी टांग उसके गले समेत काट दी जाएगी। उसके स्वर में ऐसा वजन था कि केरिम और उसके साथियों के पांव तक डगमगाने लगे, जैसे एक असली राजा बोल रहा हो और बाकी सब केवल सुनने वाली प्रजा हों। फिर शून्य शिकारी ने एक नज़र केरिम और बाकी लोगों पर डाली और बोला, बुर्जुग सर्गेश्वर ने संदेश भेजा है कि हॉल प्रतियोगिता में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। तुम सबको अब उसी पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो थोड़ा रुका और गंभीर लहजे में बोला, और उन्होंने फैसला किया है कि इस बार जिन शिष्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा, उनमें से 10 को अमर महल के बाहरी हिस्से में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। और एक और बात, महाविद्यालय का नया प्रधानाचार्य वही बनेगा जो हॉल प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक लाएगा। इतना कहकर शून्य शिकारी ने एक तरफ देखा और बोला, धर्मनाथ, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहकर वो एक चमकदार रोशनी में बदलकर क्षितिज में विलीन हो गया। पीछे खड़ा केरिम हल्की हंसी के साथ बोला, आर्यन, तू बच नहीं सकता। बस देखना, जब न्यायालय का फैसला आएगा तो तुझे महाविद्यालय के नियमों के मुताबिक मौत की सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। उसी समय धर्मनाथ सामने आया। वो तो पहले से ही वहां मौजूद था, मगर अब तक चुपचाप खड़ा था। जब उसे लगा कि बात हाथ से निकल रही है, तब उसने बुर्जुग सर्गेश्वर को खबर दी। उसके बाद शून्य शिकारी वहां आया। धर्मनाथ सब समझता था। उसे पता था कि जब तक आर्यन ड्रैगन क्षेत्र नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो वो उसका अंजाम नहीं संभाल पाएगा। धर्मनाथ ने शांत लहजे में कहा, केरिम, सजा देना मेरा काम है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर वो आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, आर्यन, तुमने खुद से लड़ाई शुरू की, अपने साथी शिष्यों को घायल किया और हॉल्स को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए तुम्हें 1 महीने तक किसी भी मिशन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, और तुम महाविद्यालय छोड़ नहीं सकते। क्या तुम ये सजा स्वीकार करते हो? आर्यन ने केरिम की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। ये सजा मैं खुशी से कबूल करता हूँ। उसकी बात में ताना था और अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने केरिम को तमाचा जड़ दिया हो। सभी लोग चौंक गए। बस इतनी सी सजा, ये तो जैसे छुट्टी मिल गई। केरिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धर्मनाथ, आप ये मजाक कर रहे हैं। धर्मनाथ ने शांत रहते हुए कहा, सजा क्या देनी है, ये मेरा फैसला है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बुर्जुग सर्गेश्वर से शिकायत कर दो। सप्तचक्र महाविद्यालय में सजा देने का अधिकार सिर्फ धर्मनाथ को था। प्रधानाचार्य भी उसमें दखल नहीं दे सकते थे, क्योंकि धर्मनाथ सीधे अमर महल के अधीन था। केरिम के जबड़े भिंच गए।
आर्यन की चेहरे पर जो तसल्ली थी उसे देख वो और भी जल भुन गया। याद रख, ये मामला यहीं नहीं रुकेगा, केरिम बोला। आर्यन ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और कहा, सही कहा तुमने केरिम, ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। उसके दिल में जो चोट लगी थी अपने साथियों को मिली धमकियों की, वो कभी नहीं भूलेगा। फिर धर्मनाथ ने ओजा की तरफ देखा और बोला, ओजा, एक मास्टर होने के बावजूद भी तुमने आर्यन को नहीं रोका, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया जाता है और तुम हॉल से निष्कासित की जाती हो। रायगर, अव्यान, हिमेश, शहनाज, तुम सब भी अपने हॉल से निकाले जाते हो। गौरांग, वेदिका, तिमरा, तुम तीनों को भी निष्कासित किया जाता है। चूंकि चक्रयोग हॉल के शिष्यों को पीटा गया है, अपमानित किया गया है, इसलिए अब हर हॉल अपने अंदर की सफाई खुद करेगा। आर्यन, जब तक नया प्रबंधक नियुक्त नहीं होता तुम ही चक्रयोग हॉल के प्रबंधक रहोगे। ये सब सुनकर हर कोई सन था। ये सब सजाएं नहीं आर्यन के लिए तो मानो इनाम थीं। फिर धर्मनाथ ने रुद्रसेन की तरफ देखा और कहा, रुद्रसेन, तुम पूर्व प्रधानाचार्य रहे हो, पर अब से तुम बिना अनुमति के महाविद्यालय के किसी भी काम में दखल नहीं दोगे, नहीं तो कठोर सजा मिलेगी। रुद्रसेन हल्का सा मुस्कुराया, उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत थी। उसी समय आर्यन थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, धर्मनाथ जी, एक सवाल पूछना है। धर्मनाथ ने सिर हिलाया, पूछो। आर्यन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने गंभीर लहजे में पूछा, अगर कोई एक नया हॉल बनाना चाहे, एक नया 19वां हॉल, तो वो कैसे बन सकता है? तुम हॉल बनाना चाहते हो? धर्मनाथ थोड़ा हैरान रह गया। मन ही मन बोला, इस लड़के के ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। चारों तरफ खड़े मास्टर और हॉलों के अध्यक्ष पहले तो चौंके, फिर कई लोग हंसने लगे। हा, हॉल बनाना है? खुद को क्या समझते हो? लगता है 2-4 लोगों को हरा के खुद को कोई बड़ा योद्धा मान बैठे हो। जरा जमीन पर पैर रखो लड़के, तुम जैसे बहुत आए और ऐसे ही मिट्टी में मिल गए। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि न्यायालय ने तुम्हें सजा नहीं दी तो तुम अब कुछ भी कर सकते हो? आज तुमने 14 हॉलों को ललकारा और सोचते हो कि कोई महान योद्धा बन गए हो। जिनसे तुमने आज लड़ाई की वो तो ज़्यादातर कमज़ोर या नए शिष्य थे। हॉल प्रतियोगिता के लिए चुने गए असली योद्धाओं से तो तुम भिड़े ही नहीं। उनकी बातें कुछ हद तक सही थीं। आर्यन वाकई ताकतवर था, मगर आज उसने जिन शिष्यों को हराया वो सब अपने अपने हॉल के सबसे मजबूत योद्धा नहीं थे। शायद इसलिए आर्यन ने इतनी आसानी से 14 हॉल्स को हिला दिया। वो अभी 8वें स्तर का रक्तवीर था, लेकिन अकेले किसी पूरे हॉल से भिड़ना फिर भी आसान नहीं था। हर हॉल का एक लंबा इतिहास और ताकत थी जिसे मिटाना आसान नहीं था। और फिर नया हॉल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए बहुत सारी शर्तें और मंजूरियां चाहिए होती थीं, मास्टरों का समर्थन, अमर महल की सहमति और भी कई नियमों का पालन। लेकिन आर्यन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी नज़रें बस धर्मनाथ पर टिकी थीं। धर्मनाथ ने गौर से उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या वाकई तुम हॉल बनाना चाहते हो? आर्यन ने सिर हिलाया। जब इन 18 हॉल्स ने मुझे अपनाने से मना कर दिया था तभी से ये सोच दिमाग में थी, लेकिन आज फैसला कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज हालात मेरे तरफ में थे, और मैं ये भी मानता हूँ कि इन हॉल्स के पास सैकड़ों साल की ताकत है और मैं अभी उनसे नहीं लड़ सकता। पर आज जब तुम सब यहाँ खड़े हो, मैं आर्यन ये कह रहा हूँ, एक एक करके तुम सबको हराऊंगा, खासकर तुम्हें। उसने अपनी उंगली सीधी केरिम की ओर तानी, वही जिसने उसे धमकाया था, उसके परिवार को भी घसीटा था। आर्यन ये बात कभी नहीं भूलेगा। पर असली दुश्मन केरिम नहीं था, असली जड़ थी स्वर्गसार कुल। केरिम तो बस एक मोहरा था। बहुत घमंड है तुम में, कुछ लोग चिल्लाए। ग्रीफिन हॉल कोई मामूली जगह नहीं है। लगता है जिंदा रहने का शौक नहीं बचा तुम्हें। ग्रीफिन हॉल सप्तचक्र महाविद्यालय का सबसे पुराना और ताकतवर हॉल था। उसका इतिहास सदियों पुराना था। केरिम की आंखों में गुस्से की चमक थी और होठों पर तीखी मुस्कान। आर्यन, ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। अगर ग्रीफिन हॉल को ललकारना है तो आ जाना किसी भी दिन। मैं तुम्हें ऐसे कुचल दूंगा जैसे कोई चींटी। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, इंतजार करना, वैसे ही मिटा दूंगा जैसे तुम्हारे बेटे को किया था। हरामी। केरिम की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसका बेटा तलवेश, जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, और अब आर्यन उसी का नाम लेके उसे चिढ़ा रहा था। अगर रुद्रसेन वहां न होता तो शायद केरिम अभी आर्यन का सिर तोड़ देता। वो पहले ही धर्मनाथ के फैसले से चिढ़ा हुआ था और अब ये बात आग में घी की तरह थी। आर्यन हंस पड़ा, मैं तो ऐसे ही हदें पार करूंगा, रोक सको तो रोक लो। माहौल फिर से गर्म हो गया। लगा जैसे किसी भी वक्त सब एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। धर्मनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हें सच में हॉल बनाना है तो रुद्रसेन से बात करो। उसने भी पहले ऐसा करने की कोशिश की थी पर सफल नहीं हुआ। उससे बेहतर तुम्हें कोई सलाह नहीं दे पाएगा। धर्मनाथ की आवाज़ इस बार सख्त और कड़क थी। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मामला यहीं खत्म। वो माहौल को शांत करना चाहता था। अगर अभी लड़ाई भड़कती तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती।
आर्यन की नज़र अब रुद्रसेन पर गई। रुद्रसेन की आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। हॉल बनाने की नाकाम कोशिश उसकी सबसे कड़वी यादों में से एक थी। वहां खड़े कई अध्यक्ष हैरान रह गए। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि रुद्रसेन ने कभी नया हॉल बनाने की कोशिश की थी। धर्मनाथ ने फिर ऊंची आवाज में कहा, जो लोग बाहर द्वार पर भीड़ लगाए खड़े हैं, सब हट जाओ। आर्यन ने रुद्रसेन की तरफ देखा और कहा, एल्डर चलिए बाकी बात बाहर करते हैं। इसके बाद वो ओजा की तरफ मुड़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़ाकर ले चलता हूँ। ओजा ने उसकी आंखों में सीधे देखा, ना कोई डर ना कोई शक, वो बस जैसे उसे पढ़ लेना चाहती थी। आर्यन भी उसे गहराई से देख रहा था। उसके मन में एक हल्की बेचैनी थी, क्या ये मिशन अब पूरा हो जाएगा। ओजा बोली, हॉल ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो? आर्यन ने बिना हिचक कहा, हाँ, और पूरे दिल से चाहता हूँ। ओजा ने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये किसी हार का बदला नहीं था, ना ही कोई एहसान चुकाना था। ये सिर्फ ताकत की तलाश थी। तलवेश से एक ही वार में हार जाने के बाद ओजा के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब उसे ताकत चाहिए थी, और वो जानती थी आर्यन ही वो रास्ता है जो उसकी तकनीकों को निखार सकता है। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मन में सोचा, अब जब हाथ थाम ही लिया है तो क्या मिशन पूरा होगा। कुछ पल बीते, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई संकेत नहीं आया। कुछ देर वही चुप्पी बनी रही। मिशन अब भी अधूरा था। आर्यन के दिल में खटक सी हुई, क्या मुझे ओजा के बदले की मदद करनी ही पड़ेगी? लेकिन अमर महल में इतने सारे एल्डर हैं, मैं कैसे जानूं कि बदला किससे लेना है। ससाला ये सिस्टम भी बस। लेकिन अब ओजा उसके साथ थी। चाहे मिशन पूरा हुआ या नहीं, अब रास्ता थोड़ा आसान जरूर हो गया था। और अगर हालात ने मजबूर किया तो आर्यन अपने तरीके से रास्ता निकालना जानता था, ज़रूरत पड़ी तो टेढ़ी उंगली से। उधर जब तलवेश ने देखा कि ओजा का हाथ आर्यन के हाथ में है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया, रगें तन गईं और वह खून की उल्टियां करने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हरामजादी ओजा, कुतिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और आर्यन, तुझे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। शैडो ब्लेड हॉल के शिष्य भी सन थे। उनके लिए ओजा सिर्फ एक मास्टर नहीं, बल्कि उनके दिलों की देवी थी। और आज वो देवी एक सुअर के साथ जा रही थी। क्यों उसे वही मिला? हमारी देवी हमें कैसे छोड़कर जा सकती है? उनके दिल पूरी तरह टूट चुके थे। दूर खड़ा केरिम चुपचाप आर्यन को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गई थीं, मुट्ठियां भिंच चुकी थीं। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे खून की प्यास में बदल रहा था। उसने मन में कहा, हरामजादे, अभी तो न्यायालय ने तुझे बचा लिया। आज अमर महल तेरी ढाल बना है, पर हॉल प्रतियोगिता में वहां कोई नहीं होगा तेरे साथ। उस दिन मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। चक्रयोग हॉल, अब यही आर्यन का आखिरी और अकेला ठिकाना था। वो सभी 18 हॉल्स को चुनौती दे चुका था और इसी वजह से अब हर तरफ उसके दुश्मन ही थे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बिना किसी अड़चन के एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। वो बखूबी जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई ना कोई ज़रूर सामने आएगा उसे रोकने या गिराने के लिए। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि जो भी हो, अब वो पीछे नहीं हटेगा। एल्डर, क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं खुद का एक नया हॉल बना सकूं? आर्यन की आवाज़ में जिद थी। वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। हॉल की स्थापना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो इस जगह को विस्तार दे सकता था। केवल तभी वह अपनी ताकत का सही मायनों में निर्माण कर पाएगा। उसे पहले लग रहा था कि बुर्जुग सर्गेश्वर से मिली सज़ा के बाद स्वर्गसार कुल कुछ साल तो शांत रहेगा, लेकिन आज जो हुआ उसने उसकी ये सोच पूरी तरह गलत साबित कर दी। स्वर्गसार कुल ने तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऊपर से देखने पर भले ही सप्तचक्र महाविद्यालय में उनका कोई आदमी ना दिखे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब पूरा महाविद्यालय उनकी पकड़ में था। 18 हॉल के अध्यक्ष किसी न किसी तरह स्वर्गसार कुल से जुड़े थे। और फिर सिंह वंश और स्वर्गसार कुल के बीच कोई मामूली दुश्मनी नहीं थी। स्वर्गसार कुल आर्यन और उसके लोगों को मिटा देना चाहता था, इसलिए अब आर्यन को बिल्कुल देर नहीं करनी थी। उसके सामने अब कई मोर्चे थे, स्वर्गसार कुल, अमर महल, पश्चिमी अंधकार लोक और एस्फीरा की शून्य भूमि। आगे चलकर उसे ड्रैगन क्षेत्र जैसी खतरनाक जगहों का भी सामना करना था। इतनी बड़ी लड़ाई किसी अकेले इंसान से नहीं लड़ी जा सकती। आर्यन को यह अब अच्छे से समझ आ गया था। उसे अपनी एक सेना खड़ी करनी होगी, अपने साथी, अपने लोग जुटाने होंगे। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह ज़रूरत थी। रुद्रसेन ने उसकी आंखों में देखा और अंदर ही अंदर सोचा, बिल्कुल अपने पिता जैसा है। वही बेचैनी, वही जज्बा, पर फर्क सिर्फ इतना है। फर्क ये था कि तब आलोक सिंह ने भी नया हॉल बनाने की कोशिश की थी। रुद्रसेन ने तब उनका साथ दिया था, मगर वो कोशिश पूरी तरह नाकाम रही थी। गिनती के कुछ लोगों के साथ सप्तचक्र महाविद्यालय जैसे बड़ी संस्था में एक नया हॉल खड़ा करना यह असंभव जैसा था।
आलोक सिंह उस समय मूलवीर स्तर के योद्धा थे, फिर भी नाकाम हो गए थे। इस नाकामी ने यह साफ कर दिया था कि जब तक तुम्हारे पास धन, एक मजबूत टीम और कोई बड़ा योद्धा नहीं हो, हॉल बनाना बस एक सपना ही रह जाता है। हॉल की स्थापना मतलब आग में धन फूंकने जैसा था। और फिर सुरक्षा, बिना किसी महाशक्तिशाली योद्धा के तुम अपने हॉल को दुश्मनों से बचा भी नहीं सकते। केवल इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ लड़ाई से नहीं लड़ते, ये लोग हर प्रतियोगिता में वार करते हैं। टीम प्रतियोगिता, हॉल प्रतियोगिता, औषधि निर्माण, शस्त्र निर्माण, हर ओर से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक हार, तुम्हारा पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और यह सब तो बाद की बातें हैं, असली जंग तो इससे पहले ही शुरू हो जाती है। रुद्रसेन ने आर्यन को देखा और गंभीर स्वर में बोला, नया हॉल बनाना आसान नहीं है, ये वैसा ही है जैसे एस रैंक का कोई खतरनाक मिशन हो। मेरी सलाह है कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो। वो खुद एक बार उसके पिता के साथ ये सब झेल चुका था। सब कुछ टूट गया था, वो नहीं चाहता था कि आर्यन भी वही रास्ता चुने, वरना फिर बाप और बेटा बस इतिहास में एक नाकाम नाम बनकर रह जाएंगे। लेकिन आर्यन की आंखों में जो आग थी वो बुझने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, एल्डर, आप बस तरीका बता दीजिए। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, अगर तुम्हें सच में अपना खुद का हॉल बनाना है तो सबसे पहला काम है महाविद्यालय की प्रतियोगिता में एक बार में सीधे 5000 अंक हासिल करना। ये 5000 अंक तुम थोड़ा थोड़ा करके नहीं जोड़ सकते, तुम्हें ये पूरे अंक एक ही प्रतियोगिता में लेने होंगे। यही एक शर्त ही ज्यादातर लोगों को पीछे हटा देती है। 5000 अंक, जब तक कोई लगातार 3 मुकाबलों में पहला ना आए, और वो भी बहुत भारी अंकों से, तब तक यह असंभव जैसा है। और ये तो सिर्फ पहली शर्त है। दूसरी शर्त और भी टेढ़ी है, तुम्हें एक सुपर मिशन पूरा करना होगा। ये मिशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कभी यह 18 हॉल्स मिलकर दिया गया कोई मुश्किल मिशन होता है, और कभी कभी यह मिशन ऐसा दिखता है जैसे बस कोई स्पिरिचुअल जड़ी बूटी ले आओ। पर असल में वो भी उतना आसान नहीं होता। जब तक तुम यह मिशन पूरा नहीं करते, तुम्हें हॉल आदेश नहीं मिलेगा। और वही आदेश तुम्हें हक देता है कि तुम सब चक्र महाविद्यालय में कोई जगह चुनकर अपना हॉल बना सको। फिर रुद्रसेन थोड़ा रुका और बोला, और एक बात याद रखना, महाविद्यालय तुम्हें इसके लिए एक पैसा भी नहीं देगा। सारी चीजें तुम्हें खुद ही जुटानी होंगी, जगह, सुरक्षा, सामान और इमारत, सब कुछ। अब ये जो 3 बातें मैंने बताई, लोग इन्हें आसान समझते हैं। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन असलियत यह है कि ये तीनों ही बेहद मुश्किल काम हैं। अकेले इन्हें पूरा कर लेना ही किसी युद्ध से कम नहीं है। रुद्रसेन की बात सुनकर आर्यन कुछ देर चुप रहा, मन ही मन सोचता रहा, 5000 अंक, एक सुपर मिशन और ऊपर से ढेर सारा पैसा, ये सब वाकई में आसान नहीं है। फिर उसकी नज़र सीधे रुद्रसेन पर पड़ी। एक सवाल जो उसके मन में बहुत पहले से था, अब खुद ब खुद उसकी जुबान पर आ गया। क्या उस समय मेरे पिताजी ने आपसे हॉल बनवाने को कहा था? अगर रुद्रसेन ने हॉल बनवाया था तो ये बात 18 हॉल्स को ज़रूर पता होती। फिर इसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया? रुद्रसेन थोड़ा चौंक गए, फिर आर्यन को देखकर बोले, अब जब तुमने समझ ही लिया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने ही मुझसे हॉल की स्थापना करवाई थी। वो उस वक्त मूलवीर स्तर के योद्धा थे, पर तब भी असफल हो गए थे। और तुम अभी बस रक्तवीर हो, तुम्हारे लिए तो ये और भी मुश्किल है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, जैसा मुझे अंदाजा था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। मेरे पापा जी, क्या वो अभी भी अमृतद्वीप में हैं? क्या मेरी माँ भी उनके साथ हैं? क्या दोनों सुरक्षित हैं? उसकी आंखों में वो सवाल था जो बरसों से अनजाना रहा। रुद्रसेन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लो, तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं, और तुम्हारी माँ के बारे में वो जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। आर्यन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने उसका टूटा सपना फिर से जोड़ दिया हो। मैं जानता था, मुझे यकीन था कि वो जिंदा हैं। जब पश्चिमी अंधकार लोक में चंद्रनेत्र ने कहा था कि उसके पिताजी मर चुके हैं, तब आर्यन का दिल बुरी तरह टूटा था। पर अब रुद्रसेन की बातों ने जैसे उसे फिर से जोड़ दिया था। आर्यन ने एक पल सोचा और फिर कहा, एल्डर, अगर फिर कभी आप मेरे पिता से मिलें तो कहना दादाजी उन्हें बहुत याद करते हैं। और एक और बात, जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे अब मैं पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, उसकी आंखों में एक नई आग जल रही थी। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। पिछले जन्म में भले ही उसके सर से माँ बाप का सहारा छिन गया था, पर इस जन्म में उसके पास कम से कम पिता तो थे, जो उसकी परछाई बनकर हमेशा उसके साथ थे। अब वक्त था आर्यन का इस विरासत को अपनाने का। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। अगले दिन सप्तचक्र महाविद्यालय की सूचना पट्टिका पर बस एक ही नाम चमक रहा था, आर्यन। चक्रयोग हॉल का एक साधारण लड़का 14 हॉल से अकेला भिड़ गया। 18 हॉल से ठुकराया गया आर्यन अब अकेले ही सबसे लड़ने निकला है। शैडो ब्लेड हॉल की औजा, जो सौंदर्य सूची में तीसरे नंबर पर है, अब आर्यन के साथ है।
दक्षिण तरंग महाद्वीप के पिछले 100 सालों में ऐसा कोई नहीं हुआ। आर्यन ने साबित कर दिया कि ये धरती कमजोरों की नहीं है। आर्यन आर्यन आर्यन, हर घंटे सूचना पट पर नई बातें आ रही थी। पूरा महाविद्यालय उसी की बातें कर रहा था। कुछ जल रहे थे कि एक मामूली लड़के ने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ मजाक बना रहे थे कि सबके खिलाफ जाकर उसने अपने लिए मुसीबत बुला ली है। लेकिन असली खबर यह नहीं थी। सबसे ऊपर लिखा था 18 हॉल्स ने अब एक संगठन बना लिया है। अब तक तो सब छुपकर चलते थे, पर इस बार खुलकर जंग का ऐलान कर दिया गया था। इस संगठन का केवल एक ही मकसद था, आर्यन को रोकना। उसे ना तो उठने का कोई मौका देना था और ना ही अपने बलबूते किसी हॉल की नींव रखने का सपना देखने देना। और इस सब के पीछे था स्वर्गसार कुल। सिर्फ यही कुल इतना प्रभावशाली था कि 18 हॉल्स को एक साथ लाकर खड़ा कर सके। पिछली बार सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में आर्यन ने स्वर्गसार कुल को बुरी तरह हराया था। उनके दर्जनों एलीट योद्धा और कई मुख्य एल्ड मारे गए थे। इस बार हॉल प्रतियोगिता में वो आर्यन को पल भर की राहत भी नहीं देने वाले थे। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। इस बीच आर्यन के आंगन में तेज कदमों की आवाज गूंजी। आर्यन भाई, बड़ी खबर है। हैदर दौड़ता हुआ आया, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर जोश था। अब भले ही उसका काम सिर्फ चक्रयोग हॉल की सफाई तक सीमित था, लेकिन जानकारी निकालने में वो उस्ताद था। सभी हॉल्स ने मिलकर एक संगठन बना लिया है। अब वो सीधे हमारे पीछे हैं। और सुनो, कल रात सभी हॉल अध्यक्ष कहीं चले गए थे। कोई नहीं जानता वो पूरी रात कहाँ थे। आर्यन उस वक्त ओजा को स्वॉर्ड सेंस सिखा रहा था। हैदर की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी सख्ती आ गई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। तो अब लड़ाई सिर्फ ग्रिफिन हॉल या टाइगर हॉल से नहीं, पूरे महाविद्यालय से है। और पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा है स्वर्गसार कुल। ओजा ने अपनी तलवार प्रतिशोध को म्यान में रखा और थोड़ा गंभीर होकर बोली, मैंने सुना है तुम्हारे सिंह परिवार और स्वर्गसार कुल के बीच पुराना झगड़ा है। इस बार भी वही लोग। आर्यन ने हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। ओजा, मेरे दुश्मन बहुत हैं। और सच कहूं तो स्वर्गसार कुल उनमें सबसे छोटा है। बस एक मोहरा है वो। ये बात सच भी थी। क्या स्वर्गसार कुल अमर महल से बड़ा था, या पश्चिमी अंधकार लोक जितना डरावना, या फिर आने वाली ड्रैगन क्षेत्र की तबाही जितना खतरनाक? इन सब के आगे वो तो कुछ भी नहीं था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, उनकी औकात मेरे खेल में गिनी भी नहीं जाती। अब देखता हूँ ये कितनी देर टिकते हैं। इस बार की हॉल प्रतियोगिता उतनी आसान नहीं थी। उसने 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया था। टीम रैंकिंग प्रतियोगिता, दूसरा व्यक्तिगत प्रतियोगिता और तीसरा पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता। आर्यन को ये तीनों जीतने थे, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गसार कुल के घमंड को जमीन पर लाने के लिए। उसकी आंखों में एक बार फिर वही जोश लौट आया, तुम्हें खेलना है, चलो फिर असली खेल शुरू करते हैं। वो जोर से हंसा। जैसे जैसे हालात मुश्किल होते जा रहे थे, वैसे वैसे उसके अंदर का जुनून और भी बढ़ता जा रहा था। 18 हॉल अपने आप में एक बड़ी चुनौती थे और अब उनके पीछे खड़ा था स्वर्गसार कुल। ये प्रतियोगिता अब आर्यन के लिए नामुमकिन सी हो गई थी। उसे 5000 अंक जुटाने थे ताकि वो खुद का हॉल बना सके। लेकिन सारे हॉल्स के शीर्ष शिष्य उसे रोकने के लिए एकजुट थे। कोई नहीं चाहता था कि वो ऊपर जाए। इसी बीच आर्यन के कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा हल्के से खुला और एस्फीरा सामने आई। चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब फिर से जान आ गई थी। उसने सीधे आर्यन की ओर देखा। क्या मैं भी तुम्हारी पागल दरिंदे टीम में शामिल हो सकती हूँ? उसकी आवाज़ शांत और साफ थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। ओजा भी वहीं खड़ी थी और वो थोड़ी चौंक गई। एस्फीरा के चेहरे पर पतला सा नकाब था, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसे देखकर ओजा के मुंह से अनजाने में निकल गया, इतनी सुंदर। किसी खूबसूरत लड़की की तरफ से किसी और की सुंदरता की तारीफ ये बहुत कम होता है। मतलब साफ था, एस्फीरा वाकई बेहद खूबसूरत थी। आर्यन मुस्कुराया, तो तुम अब ठीक हो? हाँ, एस्फीरा ने हल्की मुस्कान दी, और मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आर्यन थोड़ा संकोच में था। तुम्हारी पहचान? एस्फीरा ने एक लकड़ी की पट्टिका निकाली और बोली, मैं पहले से ही सप्तचक्र महाविद्यालय की शिष्या हूँ, बस किसी हॉल में नहीं गई थी। मैंने परीक्षा दी थी और मेरा नाम रिकॉर्ड में हमेशा से था। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। तो अब से तुम हमारी पागल दरिंदे टीम की सदस्य हो। उसे वैसे भी एस्फीरा को टीम में शामिल करना था। उसकी जैसी योद्धा से टीम की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी। उसी समय कमरे के दरवाजे पर एक और शख्स खड़ा था। छोटी सी गठरी पीठ पर टंगी थी, जैसे कोई घर छोड़कर आ गया हो। वो थी रीवा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। भाई, क्या मेरी भी कोई जगह है? उसने आवाज़ लगाई। ओजा ने रीवा को देखा और एकदम से बोल पड़ी, कितनी प्यारी बच्ची है। फिर आर्यन की ओर देखा और मन ही मन बोली, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सब लड़कियां इसके पीछे लगी हैं? उसे कुछ समझ नहीं आया, कम से कम अभी नहीं।
आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। रीवा, मजाक मत कर। रीवा अंदर आ गई। अब तो मुझे औषधि हॉल से निकाल दिया गया है। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाई, क्या तुम चाहोगे कि मैं रास्तों पर भटकूं? उसकी आंखों में आंसू झलक आए। मासूम चेहरा, कांपती आवाज। आर्यन का दिल पिघल गया। ठीक है, अब तुम भी हमारी टीम की सदस्य हो। रीवा खुशी से उछल पड़ी। या उसे शायद जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली थी। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। इसी बीच नक्षत्र नगर के शिवगिरी वासिका में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी पीठ पर काले रंग का बक्सा था और गोद में एक छोटी बच्ची थी। उसके पीछे कुछ खतरनाक दिखने वाले योद्धा खड़े थे। बलभद्र ने गुस्से में भौहें चढ़ाईं। स्वर्गसार कुल अब क्या हमें चैन से जीने भी नहीं देगा? फिर किसी को भेज दिया झगड़े के लिए? क्या हम इतने कमजोर हैं कि जो चाहे आकर हमें ललकारे? वो एक कदम आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? कोई व्यापारी संघ या फिर तुम्हारे स्वर्गसार कुल का कोई बड़ा आदमी? वो अधेड़ थोड़ा सहम गया, फिर बोला, वो आर्यन ने हमें यहाँ बुलाया है। क्या ये शिवगिरी वासिका ही है? बलभद्र ठिठक गया। आर्यन ने तुम्हें भेजा। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ चक्रयोग हॉल में, हैदर, ये चीजें एल्डर रुद्रसेन और बाकी लोगों तक पहुंचा दो। उन्हें पता है ये कैसे बांटनी है। आर्यन ने त्रागन साम्राज्य से मिली चीजें निकालकर हैदर को पकड़ा दी, जिनमें वो इम्मोर्टल रूट भी था जिसकी गौरांग को जरूरत थी, और कुछ खास अस्त्र शस्त्र भी। गौरांग और बाकी लोग इस समय ट्रेनिंग में व्यस्त थे। आर्यन को नहीं पता था कि वो लोग अब किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन संसाधनों की कमी वो कभी नहीं होने देना चाहता था। अभी करता हूँ, हैदर ने सिर झुकाकर कहा। और हाँ, आर्यन ने उसे चेताया, बाहर जाकर कुछ पता करने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन यहीं हॉल में रहो। इसके बाद उसने अपनी स्पेस रिंग से एक पोटली निकाली और कहा, ये लो, इसमें 140 राक्षसी क्रिस्टल हैं, हर किसी को 10 दे देना। ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए हैं। इनकी कीमत की फिक्र मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी जल्दी अपनी ताकत बढ़ाओ। आर्यन ने अपने साथियों से कभी कुछ छुपाया नहीं था। ये राक्षसी क्रिस्टल पूरे अम्रद्वीप में कहीं नहीं मिलते, ये सिर्फ त्रागन साम्राज्य में पाए जाते थे, और खुद आर्यन के पास भी 1000 से ज्यादा नहीं थे। ये इम्मोर्टल क्रिस्टल से भी कई गुना महंगे थे। हैदर ने उन चमकते क्रिस्टलों को देखा। उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, पर उनकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। धन्यवाद भय आर्यन, हैदर बोला। दोस्तों के बीच में धन्यवाद नहीं चलता, आर्यन ने मुस्कुराते हुए टोका। अब जाओ और काम पूरा करो। हैदर और उसके साथी आर्यन के लिए जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन उन्हें भी ताकतवर बनना था और आर्यन बस उनकी मदद कर रहा था। हैदर मुड़कर चला गया। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। रात को चक्रयोग हॉल के पीछे के जंगल में आर्यन ने अपना रूप बदल लिया। अब वो अपने डेविल गॉड रूप में था। उसकी चमड़ी पर काली काली हड्डियां उभरी हुई थी, जैसे उसने कोई कांटेदार कवच पहन रखा हो। लेकिन ये सिर्फ दिखने भर की नहीं थी, इन हड्डियों में खतरनाक शक्ति भरी हुई थी। ये सब काल अस्थि बंधन तकनीक का असर था। उसका डेविल शरीर भी अब इससे अछूता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। अभी मैंने डेविल गॉड बॉडी को पूरी तरह हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये शरीर अब इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और काल अस्थि बंधन के 6ठे लेवल के साथ मेरी शक्तियां किसी स्वर्णवीर से कम नहीं होती। इसके बाद आर्यन ने 1000 पॉइंट्स खर्च करके डेविल गॉड स्पेस में प्रवेश किया। पूर्वज, मुझे 9वीं मंजिल चाहिए। काल अस्थि बंधन का 6ठा लेवल सक्रिय करो। उसके इतना कहते ही एक तेज गड़गड़ाहट हुई। उसके शरीर की काली हड्डियां और भी घातक हो गईं। उसका सारा शरीर एक नई ताकत में ढलने लगा था, जैसे अंदर से कोई भयंकर शक्ति जाग रही हो। आर्यन जानता था कि डेविल गॉड स्पेस की 9वीं मंजिल का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी यह ताकत किसी और ही रूप में उसे बदल रही हो, मानो वो इंसान नहीं, अब कोई और जीव बन रहा हो। अगर उसने ये तकनीक 9वें लेवल तक पहुंचा दी या उससे भी आगे पूरी तरह से सीख लिया, तो हो सकता है वो इंसान ही ना रहे बल्कि कोई राक्षस बन जाए। क्योंकि काल अस्थि बंधन की शक्तियां जितनी गहराई तक जा रही थी, उतनी ही इंसानी भावनाएं पीछे छूटती जा रही थीं। ऐसा लगने लगा था जैसे ये ताकत इंसान को बदल देती है। ये बस आर्यन का शक था, लेकिन पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं था। पहले ये तकनीक एक राक्षसी विद्वान के पास थी, लेकिन वो भी इसे 6ठे लेवल तक नहीं पहुंचा पाया। आर्यन पहला था जिसने इसे वहां तक पहुंचा दिया, और 9वां लेवल कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होगा। खुद आर्यन को भी अंदाजा नहीं था। सोमसूत्र, फलक, हथेली। जमीन हिल गई। उसकी हथेली की रफ्तार तेज नहीं थी, पर उस वार में गहराई थी। जैसे जैसे उसने वार छोड़ा, हर एक क्रिया को वो खुद में उतारता गया, गहराई से समझता गया। अब सोमसूत्र का लेवल बढ़ाना जरूरी हो गया था। फलक हथेली भले ही ताकतवर थी, पर अगर सामने कोई असली योद्धा आ जाए, कोई मूलवीर, तो ये हमला शायद काम ना आए। इसलिए उसे सोमसूत्र को दूसरे लेवल तक ले जाना था और दूसरा वार सीखना था। त्रिफलक वेग, ये दूसरा वार था।
डेविल गॉड स्पेस में सोमसूत्र को वापस इस्तेमाल करने का समय 10 गुना घट गया था। पहले इसे 10,000 पॉइंट्स पर दिन में एक बार चलाया जा सकता था, अब हर 2 घंटे में। साथ ही हर बार अभ्यास से उसकी निपुणता 10 या 20 पॉइंट से बढ़ रही थी। अगर उसके पास पर्याप्त अमर ऊर्जा पॉइंट्स होते तो वो 1 महीने के भीतर ही दूसरे लेवल की बाधा को पार कर सकता था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उसे सुपर सोल मोड का भी लेवल बढ़ाना था। वह भले ही एक मोड था, लेकिन वो भी एक तरह की तकनीक जैसा ही था। आर्यन को बार बार अपनी हदों को पार करना था ताकि वो ताकतवर बन सके। सुपर सोल मोड सक्रिय करो। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते स्पिरिट वर्ल्ड रहिए कि अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।